चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब्स। वर्ब्स को देखेंगे और यूज़ करेंगे। डू का यूज़ क्या है उसको करके मैं आपको दिखाऊंगा, उसको समझाऊंगा डू के कितने यूजेस हैं। और इसके अलावा हम रोज़ की जो वोकैबलरी है 20 वर्ड्स आपको देने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, इसलिए आप बिल्कुल शुरू से आखिर तक वीडियो को देखें और उसको नोट करते रहें, जो भी आपके पास वर्ड्स हैं। और इसके अलावा जो भी चीज़ें बताई जाएंगी सब कुछ आप नोटबुक में ज़रूर लिख लिया करें। तो हम वर्ब्स के बारे में देख लेते हैं। वर्ब्स जो आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आपका सेंटेंस बन सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस बन सकता है, लेकिन अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। और किसी भी टेंस को हम कैसे पहचानते हैं? वर्ब्स की फॉर्म्स को देखकर। तो वर्ब्स ही किसी टेंस में और किसी सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए वर्ब्स को बहुत अच्छे से समझना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं वर्ब्स क्या है। आप जानते हैं कि वर्ब्स की डेफिनेशन क्या है, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। ठीक है। वर्ब्स दो तरह की होती हैं, एक फाइनाइट और दूसरी है नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो सब्जेक्ट और टेंस पर डिपेंड होती है। यानी कि अगर सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज हो गया तो वर्ब की शक्ल बदल जाती है, या टेंस चेंज हो जाए तो वर्ब की शक्ल बदल जाती है। तो ऐसे वर्ब्स को फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और ऐसे वर्ब्स जो सब्जेक्ट और टेंस पर डिपेंड नहीं होते, यानी सब्जेक्ट बदलने से वर्ब की फॉर्म्स पर कोई असर नहीं पड़ता या टेंस बदलने से वर्ब्स की फॉर्म्स पर कोई असर नहीं पड़ता, तो ऐसे वर्ब्स को नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। मैं दो सेंटेंस लिखकर आपको दिखा रहा हूँ कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब्स जो सब्जेक्ट और टेंस पर डिपेंड होते हैं। आप पहले सेंटेंस में देख लीजिए, ही ईट्स अ मैंगो। यहाँ पर ईट्स फाइनाइट वर्ब है, और क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से वर्ब को भी सिंगुलर बनाया गया है। और दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे ही एट अ मैंगो। टेंस बदल गया, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी टेंस बदलने से वर्ब की शक्ल बदल गई, इसका फॉर्म बदल गया। तो यही है फाइनाइट वर्ब। और आप तीसरे जुमले में देखेंगे ही ईट्स टू लिव, वो जीने के लिए खाता है। तो यहाँ पर ईट्स ये फाइनाइट वर्ब है और टू लिव जो है ये नॉन फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पर चौथे जुमले में आप देखेंगे दे ईट टू लिव। यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गया, ही से दे हो गया। तो ये जो ईट्स था, ईट्स वर्ब की जो शक्ल बदल कर ईट हो गई, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो गई। लेकिन टू लिव आप जब देखेंगे तो दोनों में सेम है, इस पर सब्जेक्ट या टेंस का कोई असर नहीं पड़ा। ये जो शक्ल इसकी पहले थी वही बाद में भी है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। यानी कि यहाँ पर ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, लेकिन ये जो है ये नॉन फाइनाइट है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम फिर इसको इरेज कर देते हैं। एक्चुअली मुझे आज वर्क के बारे में नहीं पढ़ाना है, डिटेल में नहीं जाना है मुझे। मैं असल में आप लोगों को डू के यूज़ बताना चाहता हूँ, लेकिन डू के यूज़ बताने से पहले ये थोड़ी सी शुरू की चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हैं, वरना आप फिर डू के यूजेज आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप जानते हैं कि हर वर्ब की 5 शक्लें होती हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, और जिसको हिंदी में कहते हैं रूप। तो क्रिया के 5, हर क्रिया के 5 रूप होते हैं। कोई भी क्रिया हो उसके 5 रूप होते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं गो, इसका दूसरा रूप है वेंट।
तीसरा रूप है गॉन। चौथा जो आईएनजी होता है, पहले वाले में आईएनजी आप मिला दीजिए, गोइंग। और उसके बाद इसका सिंगुलर फॉर्म होता है गोज। तो ये हर वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। एक प्लूरल वाला फॉर्म है, एक सिंगुलर वाला फॉर्म है। उमूमन इसको सेंटेंस में दोनों को ही फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, लेकिन लिखने में हम अलग अलग बताते हैं। जब हम फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इस तरह से हम जब अलग अलग शक्लें बयान करेंगे कि एक वर्ब की कितनी शक्लें होती हैं, तो फिर उसमें हम 5 बताएंगे। जैसे आप देख लीजिए, कम का देख लीजिए, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। ठीक है, तो ये हर वर्ब्स, जितने भी वर्ब्स हैं, सब की 5 शक्लें होती हैं। एक वर्ब आपके पास है, इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ब है जिसकी 8 शक्लें होती हैं, और ये इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सा वर्ब है जिसकी 8 शक्लें होती हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। वो है बी। बी की 8 शक्लें होती हैं। बी और इसकी और जो इसके जो फॉर्म्स हैं, बी, इज, आर, ये 4 फॉर्म्स यहीं पर हो गए। सबको आप फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं। इसका सेकंड फॉर्म है बी का, वाज, वर। इसको वर पढ़ते हैं, ना कि वेयर। आप तलफ़ुज़ पर भी ध्यान दें, प्रोनंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पूरी अंग्रेज़ी आ गई, सब कुछ आपको आता है, लेकिन आपका तलफ़ुज़ यानी कि उच्चारण आपका सही नहीं है, तो फिर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप जब बोलना शुरू करेंगे तो फिर इंटरव्यू वगैरह में, ख़ास करके जब कहेंगे आप अपना इंट्रोडक्शन दें और वहाँ पर आप तलफ़ुज़ सही नहीं बोल पा रहे हैं, प्रोनंसिएशन आपका सही नहीं है, तो फिर आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल होगा, बल्कि आप कहें नामुमकिन होगा। इसलिए आप अपने प्रोनंसिएशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और यहाँ पर मैं बी की 8 शक्लें आपको बता रहा हूँ। तो बी, इज, एम, आर, वाज, वर, और इसका थर्ड फॉर्म है बीन, और आईएनजी वाला जो फॉर्म है वो है बीइंग। तो आप गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बी की 8 शक्लें हैं। बी इंग्लिश ज़बान का बहुत इम्पोर्टेंट वर्ब है। बहुत सारी जगहों पर जहाँ पे सेंटेंस नहीं बन पाते, वहाँ पर बी का इस्तेमाल होता है, सेंटेंस बन जाता है। हालांकि बी का वहाँ पर कोई माना नहीं होता, लेकिन जुमले को वो मुकम्मल कर देता है, कंप्लीट कर देता है। अब हम आज के अपने टॉपिक पर आते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है डू। डू इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेल है, वर्ब है, क्रिया है। बी और डू बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका रोल है इंग्लिश लैंग्वेज में। हम आज डू पर बातें करेंगे। डू को लेकर आम लोगों में बहुत ही कन्फ्यूज़न है। वो डू के सिर्फ 2 और 3 यूजेस वो लोग जानते हैं, आम तौर पे लोग जानते हैं, लेकिन डू के 8 यूजेस हैं। 8 तरह से हम डू का प्रयोग कर सकते हैं, डू को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको डू की सारी शक्लें बता देता हूँ। डू की 5 शक्लें जो हैं आप देख लें बोर्ड पर। डू, डिड, डन, डूइंग, और ये है सिंगुलर फॉर्म डज। डू डू अगर मेन वर्ब में है तो इसका माना होता है करना। डू यानी करना। डू का माना करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पहला यूज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हम डू के 8 यूजेस आपको बताने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसको ऊपर लिख देते हैं, 8 यूजेस ऑफ डू।
तो नंबर 1 है कि डू का माना करना। एज अ मेन वर्ब। जैसे वो यह काम करेगा, वो यह काम करेगा। तो यहाँ पर डू मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा। ही विल डू, आप जानते हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ही विल डू दिस वर्क, वो ये काम करेगा। वो अपना काम करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाए। ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है। तो ये है डू का पहला यूज कि जो बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल होता है, जिसका माना होता है करना। तो चलें डू का हम दूसरा यूज देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम सेंटेंस को एम्फेसाइज करते हैं तो वहाँ पर अफर्मेटिव में भी डू और डज का इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का इस्तेमाल अफर्मेटिव में वैसे नहीं होता है, लेकिन जब जुमला ताकीदी हो जाए या आप कहें कि उसमें लफ्ज़ ज़रूर का इस्तेमाल हो जाए कि वो ज़रूर जाता है, वो जाता तो है और वो तो जाता है, इस तरह के जुमले अगर आते हैं। चलिए मैं जुमला लिखकर आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस को एम्फेसाइज किया गया है। कैसे एम्फेसाइज करते हैं, जुमला ताकीदी कैसे होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में। मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ, वो जाता तो है। वो जाता तो है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन जुमले को यानी सेंटेंस को एम्फेसाइज किया गया है, थोड़ा सा उस पर वज़न डाला गया है, जोर दिया गया है। चाहे इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वो ज़रूर जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो आप इनको डू का इस्तेमाल करके इनकी इंग्लिश आप ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकते हैं। जैसे वो जाता तो है या वो ज़रूर जाता है, दोनों को एक ही तरह से इंग्लिश में कहेंगे, ही डज गो। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब भी सिंगुलर होती है यानी एस वाली होती है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल की होती है यानी कि बिना एस के होती है। और आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आप जानते हैं अच्छी तरह से। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल की होती है। यही है सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में अग्रीमेंट। अगर ये चीज़ किसी सेंटेंस में गलत हो गया, जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल की आपने लगा दिया, या सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब सिंगुलर लगा दिया, तो वो सेंटेंस मुकम्मल तौर पे गलत हो गया, उस पर एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप दूसरी कोई गलती करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सही है, कोई और गलती है, तो जुमला मुकम्मल तौर पे गलत नहीं माना जाएगा, उसमें कुछ न कुछ नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसमें मैं आपको और सेंटेंस बता रहा हूँ। सब्जेक्ट कोई मैं प्लूरल ले लेता हूँ, मैं एक आम ज़रूर खाता हूँ। आई डू ईट आ मैंगो डेली। मैं रोज़ाना एक आम ज़रूर खाता हूँ। आई डू ईट आ मैंगो डेली। मैं क्रिकेट ज़रूर खेलता हूँ। आई डू प्ले क्रिकेट। वो बाज़ार ज़रूर जाता है। ही डज़ गो टू मार्केट। इस तरह से जुमले आप बनाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे, बाकी चीज़ें आप नॉर्मली रखते चले जाएंगे। इससे थोड़ा सा हटकर बात कर लेते हैं हम
इसमें थोड़ा एडवांस कि अगर आपको कहना है कल ज़रूर आना, या ज़रूर निकाल दीजिए कल आना, तो कैसे कहेंगे? कम टुमारो। कल आइए तो कैसे कहेंगे? कम टुमारो। लेकिन यहीं पर अगर थोड़ा वज़न डाल देते हैं जुमले पर, कल ज़रूर आना, तो इसको कैसे कहेंगे? इसको कहेंगे डू कम टुमारो। डू कम टुमारो। तो इस तरह के जुमले आप खुद बना सकते हैं। इसको देखकर आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। कल ज़रूर आना, डू कम टुमारो। आम ज़रूर खाना, डू ईट मैंगो। क्रिकेट ज़रूर खेलना, डू प्ले क्रिकेट। इस तरह से जुमले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हैव के साथ में हम डू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको कहना है कि तुम्हारे पास एक बाइक है, यू हैव अ बाइक। यू हैव, नंबर 3 यहाँ पर, यू हैव अ बाइक। तुम्हारे पास एक बाइक है। अब इसको अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम्हारे पास एक बाइक है, तो आप यहाँ पर डू का इस्तेमाल कर सकते हैं शुरू में। डू यू हैव अ बाइक। एनी का यूज़ यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होता है हैव वाले में। डू यू हैव एनी बाइक, क्वेश्चन में, और इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में एनी का यूज़ ज़्यादा बेटर होता है हैव के साथ में। तो डू यू हैव एनी बाइक, यहाँ पर डू का इस्तेमाल हो गया। और फिर वो अगर कहता है मेरे पास कोई बाइक नहीं है, तो वहाँ पर फिर से डू का इस्तेमाल किया जा सकता है। आई डू नॉट या डोंट हैव एनी बाइक। तो ये डू का तीसरा यूज़ था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। डू का इस्तेमाल हम पास्ट टेंस में भी करते हैं। पास्ट टेंस में आप जानते हैं कि कभी भी जब हम पास्ट टेंस की बात होगी तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देख लें, सेंटेंस देख लें कि उसने ये काम किया। उसने यह काम किया। तो ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल जो है उसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और करना का किया सेकंड फॉर्म होता है। यहाँ पर डू का इस्तेमाल हम पास्ट टेंस में कर रहे हैं। जब भी हम डू का इस्तेमाल पास्ट टेंस में करेंगे तो उसकी पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि डिड का इस्तेमाल करेंगे। He did this work. उसने यह काम किया। ठीक है, ये हो गया डू का इस्तेमाल पास्ट टेंस में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। डू का इस्तेमाल हम बतौर हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं। नंबर 5, डू एज अ हेल्पिंग वर्ब। आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका माना क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का माना होता है उर्दू में इमदादी फ़ेल, और जो वर्ब की मदद करे। किसकी मदद करे? वर्ब की मदद करे, तो उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। डू का इस्तेमाल बतौर हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों में आमतौर पे होता है। जैसे मैं जुमला लिख रहा हूँ कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है।
तो यहाँ पर डू का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पर पहले से आ चुका है। जब किसी जुमले में डू अकेले वर्ब होता है तो वहाँ पर वो डू मेन वर्ब होता है, उसका माना हो जाता है करना। लेकिन यही डू अगर किसी जुमले में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी उस जुमले में, उस सेंटेंस में, उस वाक्य में एक और मेन वर्ब आया होता है, तो जब एक और मेन वर्ब आ जाएगा तो ये डू वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा और उसका वहाँ कोई माना नहीं होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू का हम ये सिंगुलर फॉर्म जो डज है वो लगाएंगे, फिर नॉट लगते हैं और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहीं अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वी और डू हो जाता। डू नॉट या डोंट लिखें, डज नॉट या डजंट लिखें, लेकिन आप याद रखें शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामेरियन है या इंग्लिश राइटर्स के बुक्स आप देखेंगे तो वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल वो लोग ज़्यादा करते हैं। तो हम भी वही करें, वी डोंट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से डू का इस्तेमाल बतौर हेल्पिंग वर्ब इस तरह से होगा। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए डू का हम सिक्स्थ यूज़ देखते हैं कि इसका सिक्स्थ यूज़ क्या है। तो डू का अर्थ होता है चलना। चलना मतलब ये जो हम चलते हैं, दौड़ते हैं, ये वाला चलना नहीं, बल्कि सेंटेंस में लिखूंगा उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे कि किस तरह का चलना। जैसे सेंटेंस है, ये सिक्का नहीं चलेगा। यह सिक्का नहीं चलेगा, या इससे कम नहीं चलेगा। इससे कम नहीं चलेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम डू का, चलना के लिए डू का इस्तेमाल करते हैं। ये सिक्का नहीं चलेगा, दिस क्वाइन, फ्यूचर इंडेफिनिट आप जानते ही हैं, दिस क्वाइन विल नॉट डू, ये सिक्का नहीं चलेगा। इससे कम नहीं चलेगा, नो लेस देन दिस, नो लेस देन दिस विल डू, इससे कम नहीं चलेगा। तो इस तरह के चलना के लिए आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं, डू का प्रयोग कर सकते हैं, डू का यूज़ कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए डू का सेवंथ यूज़ क्या है। शॉर्ट रिप्लाई के लिए भी हम डू का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, डू फॉर शॉर्ट रिप्लाई। किस तरह के जुमलों में, किस तरह के वाक्यों में इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, फिर आप जवाब में कहते हैं, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हाँ मैं खेलता हूँ। या आप जानते हैं कि यस नो टाइप क्वेश्चंस के आंसर में आप एक वर्ड में भी आंसर दे सकते हैं, यस या नो। लेकिन आपने अगर जुमला पूरा मुकम्मल कर दिया, जैसे हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, या हाँ मैं खेलता हूँ, सिर्फ मैं इतना लिख रहा हूँ, हाँ मैं खेलता हूँ। इसको हम कैसे लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है पहला वाला, हर कोई जानता है। इसको कैसे, इस क्वेश्चन कैसे करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यस नो टाइप में।
डू यू प्ले क्रिकेट। टेंस को हम बाद में तरतीब से पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ डू का यूज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि डू के कितने यूजेस हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी भविष्य में। डू यू प्ले क्रिकेट। अब आपने कहा हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यस आई प्ले क्रिकेट। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि यस आई प्ले तो भी सही है, लेकिन आप अगर ये कहते हैं यस तो भी सही है, लेकिन हम डू का इस्तेमाल किस तरह करेंगे कि हम ये कह देंगे यस आई डू। क्या कह देंगे? यस, यस और नो के बाद कॉमा होता है, आप सब लोगों को पता है। यस आई डू, तो ये उसका जवाब हो गया शॉर्ट रिप्लाई में, यस आई डू। अब इस तरह के बहुत सारे हज़ारों सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या आप बाजार जाते हैं? डू यू गो टू मार्केट? यस आई डू। क्या आप आम खाते हैं? डू यू ईट मैंगोज? यस आई डू। सबका जवाब आप कहेंगे यस आई डू, यस आई डू, यस आई डू। तो इस तरह से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं आप लोगों को डू का जो 8वां और लास्ट यूज़ है कि उसको मैं जुमलों में वाक्यों में समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे कोई सेंटेंस हो कि वो क्रिकेट खेलता है इसलिए मैं भी खेलता हूँ, वो आम खाता है इसलिए मैं भी खाता हूँ, वो बाजार जाता है इसलिए मैं भी जाता हूँ। इस तरह के जुमले हैं, तो हम डू का इस्तेमाल कैसे करते हैं? पहले मैं सेंटेंस लिखता हूँ, वो क्रिकेट खेलता है इसलिए मैं भी खेलता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस में हम डू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप इस सेंटेंस को गौर से देखें। उसके बाद मैं फिर सेंटेंस बोलूँगा और उसकी इंग्लिश बताऊँगा, लिखूँगा नहीं। और फिर आपका काम है कि आप उसको प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुमले आप प्रैक्टिस करें। वो क्रिकेट खेलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही प्लेज क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलता है इसलिए मैं भी खेलता हूँ। इसमें अगर आप कहते हैं सो आई प्ले टू, या सो आई ऑल्सो प्ले, सो आई ऑल्सो प्ले, टू का इस्तेमाल ना करें, सो आई ऑल्सो प्ले, ये भी सही है, लेकिन आप डू का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हो। मैं आपको डू का इस्तेमाल बता रहा हूँ। तो सबसे आसान है ये कह देना कि ही प्लेज क्रिकेट सो डू आई, सो डू आई। तो इसका माना हो जाएगा इसलिए मैं भी खेलता हूँ, यानी डू का मतलब मैं भी वही काम करता हूँ जो वो करता है, मैं भी वही काम करता हूँ जो वो करता है, और वो ऐसा काम करता है इसलिए मैं भी करता हूँ, यानी अगर वो नहीं करता तो मैं नहीं करता। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डू आई, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, आई डू रहेगा या डू आई रहेगा। तो याद रहे कि इस सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंसेस में इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन क्या होता है कि वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना, उसको भी इन्वर्जन कहते हैं। चाहे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब पहले हेल्पिंग वर्ब हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो। यहाँ पर भी इन्वर्जन हुआ है, लेकिन कभी कभी किसी किसी जुमले में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों आ जाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब भी पहले होगा और उसके बाद मेन वर्ब होगा, तब जाकर सब्जेक्ट होगा। तो या इसको भी कहते हैं इन्वर्जन हुआ है, यानी इन्वर्जन में कम से कम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए, या फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट से पहले आ जाए, तो इसको कहते हैं जुमले में इन्वर्जन हुआ है। और इन्वर्जन कई जगह पर होता है, सिर्फ इंटरोगेटिव में नहीं होता। तो यहाँ पर इन्वर्जन होगा। अब मैं आपको और भी सेंटेंसेस बता रहा हूँ जो प्रैक्टिस के तौर पे, मिसाल के तौर पर कि वो आम खाता है इसलिए मैं भी खाता हूँ, ही ईट्स मैंगो सो डू आई। सब में आपको डू आई बोलना है, वो कुछ भी कर रहा हो, डू आई का मतलब मैं भी वही करता हूँ।
वो बाजार जाता है इसलिए मैं भी जाता हूँ। ही गोज टू मार्केट सो डू आई। यहाँ पर फिर से उस वर्ब को रिपीट करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। वो सुबह नहाता है इसलिए मैं भी नहाता हूँ। ही टेक्स बाथ इन द मॉर्निंग सो डू आई। सो डू आई। अच्छा, नहाने की इंग्लिश पे यहाँ पे थोड़ा एक कंफ्यूजन नहाने में रहता है कि नहाने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे। तो टेक बाथ का माना भी नहाना होता है, हैव शावर का माना भी नहाना होता है। तो ही हैज़ अ शावर इन द मॉर्निंग सो डू आई। तो हमेशा आपको सो डू आई बोलना है। वो कुछ भी वर्ब्स बोलें लेकिन आपको सो डू आई बोलना है। यानी कोई भी वर्ब जुमले में इस्तेमाल हुआ हो लेकिन आप हमेशा क्या कहेंगे, सो डू आई। ओके। अब वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है। आज जो 20 वर्ड्स आपको देने हैं उसकी बारी आ गई है और हर वीडियो में आपको 20 से 25 वर्ड मिलेंगे। जैसे मौका होगा, जिस तरह का टाइम होगा, वीडियो कितनी लंबी है सब देखकर। बोर्ड भी छोटा है तो मुझे लगता है कि 10 एक तरफ 20 वर्ड ही देना मुनासिब रहेगा। इसलिए आप इसको थोड़ा देख लें और मैं अब आपको मेरी बेटी है सारा मलिक, वो आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिलेटेड 20 वर्ड्स आपको बताएगी। हेलो, मैं हूँ सारा मलिक। आज मैं आप लोग को पार्ट्स ऑफ बॉडी के 20 नेम बताने वाली हूँ। कल की वीडियो में 15 वर्ड्स बताए गए थे। जैसा कि आप लोगों को कल की वीडियो में 15 वर्ड्स बताए गए थे और आज की वीडियो में 20 वर्ड्स बताए जाएंगे। बियर्ड यानी दाढ़ी, मस्टश यानी मूछ, नोज यानी नाक, चिन यानी ठोड़ी, माउथ यानी मुंह, स्किन यानी त्वचा, ब्लड यानी खून, बोन यानी हड्डी, मसल्स यानी मांसपेशियां, थ्रोट यानी गला। टूथ यानी दांत, इंसाइजर्स यानी चपटे दांत और जो कि 8 होते हैं, कैनाइन्स मतलब नुकीले दांत और जो कि 4 होते हैं, प्रीमोलर्स यानी गाल के शुरू के दांत जो कि 8 होते हैं, मोलर्स यानी गाल के आखिर के दांत और जो कि 12 होते हैं, गम यानी मसूड़ा, टंग यानी जबान, फर यानी रोवा, वीन यानी नस, आर्टरी मतलब धमनी। और ये रहे आज के 20 वर्ड्स।